अब अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट रवाना हो चुका है और ये यूएसएस जेराल्ड फोर्ड मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ा है। कैरेबियन सी से अरब सागर की ओर ये मूवमेंट है। ट्रंप के ऐलान के बाद एक और एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती होगी। मिडिल ईस्ट में टॉमाहॉक मिसाइल की सबसे बड़ी तैनाती है और 450 टॉमाहॉक मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। सबमरीन और यूएसएस लिंकन से टॉमाहॉक दागने की ये तैयारी। नतांज और इस्फहान पर हमला कर सकता है अमेरिका। टॉमाहॉक की तैनाती पर वर्ल्ड एट वॉर की ये रिपोर्ट। दीपक बोरा सर, आपने भी ये बात कहा कि ये सब कुछ तैयारी महज प्रोजेक्शन तक सीमित नहीं है, लेकिन क्या ये वाकई इवैल्यूएट किया जा सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अभी तैयारी कर रखी है वो सीधा एक बार फिर से न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करे? 100% सवाल नहीं पैदा होता इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है इस टारगेटिंग में। बेटा इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, थोड़ा सा अभी आपने बताया कि जिहादिस्तान में क्या हो रहा है, कि जवाब देना चाहता हूँ। उन बेवकूफों को कोई आइडिया है वहां की फौज को, क्योंकि हमारे पास जनरल माथुर जैसे जाबाज सिपाही है कि उनका पाकिस्तान का स्ट्रक्चर देखिए रिबन की तरह है, पतला है, लंबा है। कि जब 65 वॉर के बाद भारत के टैंक कभी भी हमारे दो हिस्से कर सकते हैं, तो हमको फिर अफगानिस्तान में जाके रिग्रुप करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, गधे हैं, अब स्ट्रेटेजिक डेथ उनकी बन गई। और एक फाइनल चीज कहता हूँ बेटा, मेरे अंदर तो पश्तून का खून है, पठान का, इतना बताता हूँ। पठान ने, उज़्बेक ने, ताजिक ने, हजारा ने कभी भारत पे हमला नहीं किया। अगर किया है तो दुनिया की सबसे गंदी कौम पंजाबी मुसलमान, उसने किया है, क्योंकि उसको और कोई काम नहीं है भारत को तंग करना। अब अमेरिका की जो आप बात कर रहे हैं बेटा, वो नहीं जाने देगा, वो इजराइल को कभी भी हारने नहीं देगा। इजराइल ने जितने जंग लड़े हैं उसको तकलीफ जरूर हुई है, लेकिन हारा नहीं है। 73 की जंग में उसको बहुत नुकसान हुआ, इजिप्ट हावी हो गया था, लेकिन फिर इजराइल वापस आया। मेरा मानना यह है कि अब ईरान के दिन नंबर्ड हैं। वो ठोकेगा नहीं तो इतना सामग्री वहां लाने के लिए क्या वहां सर्कस दिखानी है लोगों को? नहीं मैम, वो मारेंगे बुरी तरह से। और उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान जो है वहां तख्ता पलट होगी, ये मुल्ले भाग जाएंगे, कोई दूसरी कौन सी सरकार आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुल्ले वहां नहीं रहेंगे। राइट सर, इसीलिए इन वार्निंग्स को लेकर, लगातार आ रही खबरों को लेकर आपसे सवाल करते हैं, क्योंकि ईरान पर कभी भी अमेरिका का हमला हो सकता है और ईरान पर अमेरिकी हमले की संभावना से इनकार नहीं, ये रूस का कहना है। रूस के उप विदेश मंत्री रियाबकोव ने ईरान को आगाह किया है अमेरिकी तैनाती से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है और रूस की न्यूज एजेंसी टास का इसको लेकर क्या बड़ा दावा। जहां अमेरिका की इस तैयारी के बाद कहना गलत नहीं है कि बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट, अब रूस की इसको लेकर वार्निंग। खबर है कि ईरान पर अमेरिकी हमले की संभावना से इनकार नहीं, रूस ने साफ तौर पर कह दिया। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रियाबकोव की यह बड़ी चेतावनी। अमेरिकी सैन्य तैनाती से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। ईरान को रोजाना हमलों की धमकी अमेरिका दे रहा है। एशिया पैसिफिक में भी सैन्य शक्ति अमेरिका बढ़ा रहा है। एशिया पैसिफिक में बढ़ती तैनाती से ही चीन के साथ रूस को भी खतरा है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के इंटरनेट ब्लैकआउट पर अमेरिकी स्ट्राइक को लेकर एक खबर है, जहां ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल्स की तस्करी बढ़ी है और ईरान में 6000 स्टारलिंक टर्मिनल पहुंचाए गए हैं। ईरान का इंटरनेट ब्लैकआउट नाकाम किया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का इसको लेकर क्या है दावा, सुनिए। क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट पर स्टारलिंक स्ट्राइक और ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ अमेरिका, ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल्स की बहुत बड़ी तस्करी। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में 6000 स्टारलिंक टर्मिनल पहुंचाए हैं। एलॉन मस्क की सैटेलाइट टर्मिनल से प्रदर्शनकारियों को इंटरनेट एक्सेस मिला है। स्टारलिंक उपकरणों की वजह से प्रदर्शनकारियों को कोऑर्डिनेशन में भी मदद। स्टारलिंक उपकरणों को जब्त खामेनेई शासन कर रहा है और यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। माथुर सर, जब हम आपसे ओवरऑल इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये भी समझते हैं कि 2026 में जब हम वॉर सिनेरियो की बात करते हैं तो तरीके बहुत बदल गए हैं, सिर्फ जमीनी स्तर पर जंग नहीं होती है। क्या ये उसी की एक और कोशिश मानी जाए? ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं सर, चेंज ऑफ रिजीम तो नहीं हो पाया, लेकिन कोलैप्स को, रिजीम को कोलैप्स करने की कोशिश के तहत ही इस तरीके के स्ट्रैटेजिकल मूव जरूर अपनाए जाते हैं। चेंज ऑफ रिजीम नहीं हो पाया,
लेकिन नहीं होगा ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप देखें जिस प्रकार से जिस तरीके की जो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके की सिनर्जी इजराइल और अमेरिका के बीच में है, और जिस तरीके की शक्ति अमेरिका के पास है, वो मुझे लगता नहीं है कि ईरान कुछ भी उसके खिलाफ में कर सकता है। और ये जो नया डायमेंशन इसके बीच में जोड़ा गया, देखिए जब प्रदर्शन हो रहे थे ईरान में, तो उनको मालूम था कि सबसे पहला काम जो ईरान का जो इस प्रकार के जो शासक हैं वो यही करेंगे कि वहां इंटरनेट बंद कर दो, बातचीत मत करने दो, ये मत करने दो। और उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का इंडक्शन, इतने टर्मिनल्स का इंडक्शन किया गया। हालांकि चीन और रूस की मदद से उन्होंने इनको काफी हद तक इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन ये जो वॉरफेयर है, टेक्नो सेंट्रिक वॉरफेयर जो है, वो सही आज के आने वाले समय के वॉरफेयर का सही खाका है। और मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी में ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने कहीं भी टिकता है। मैं एम्बेसडर वोरा की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि देखिए किस तरीके से ईरान को बर्बादी की ओर इसको ले जा रहे हैं। और आज परिस्थिति ये है मिडिल ईस्ट में कि मिडिल ईस्ट का कोई भी राष्ट्र ईरान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फिर भी कोई भी राष्ट्र ईरान के साथ आपको नजर नहीं आएगा। ये इस बात का द्योतक है कि जो भी ईरान की फिलॉसफी आज की है, वो उसको वहां के लोग और वहां के जो वहां का जो सिस्टम है वो रिजेक्ट करता है। इस तरीके का टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन वॉरफेयर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि कैसे वहां के लोग दोबारा, मुझे लगता है दोबारा इस मूवमेंट को आगे ले जाकर के बढ़ाएंगे।